जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जाम को देखते हुए प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से क्वेश्चन लाया जाता है और हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। यहाँ ना 1 से लेकर 5 तक का जो पीआरटी जनरल मैथ होने वाला है पेपर आपके एग्जाम में, बिल्कुल वही टाइप और वही पैटर्न एनसीईआरटी पर आधारित और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न लेकर आया गया है चैनल पर और तगड़े तरीके से सिखाया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। और उसमें का ये दूसरा सेशन है, उसके पहले फर्स्ट सेशन हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट है, लगातार आपको मिलने वाली है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं, ठीक है ना। यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा या मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, एक बार सब लोग लाइक कर दे, पहले लाइक कर दे सब लोग, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि बड़े ही तगड़े तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड ये सवाल है और देखें कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है, इसका ट्रिक क्या है देखिएगा। ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, देखिएगा। यहां पर बोला है 42.50 दिया हुआ है। इसको सरलतम रूप में P/Q के रूप में निकालना है, P/Q के रूप में। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, पॉइंट के बाद जब लास्ट में 0 रहता है उसको हटा दीजिए। अब इसको हम 42.5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दशमलव हटेगा तो 1 0 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। अच्छा ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 × 40 और 50 25। नीचे कटेगा कितना बाबू, तो कहेगा कि 5 दूना 10, यानी ये 85/2 आ गया, यानी P/Q के रूप में आ गया ना। तो Q बराबर क्या दिख रहा है, नीचे 2 है। Q का मान कितना आ गया, तो कहेगा 2 आ गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा P का वैल्यू पूछता कि P का मान कितना है तो कहते 85। P का वैल्यू पूछता तो 85 कहते, लेकिन Q का पूछा है तो Q का वैल्यू क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। Q का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बड़ी आसानी से आपने पहला सवाल इस सेशन का चटका दिया, बड़ी आसानी से। इसमें पेन और पेपर भी नहीं छूना था। आप चाहते तो मन में कटा देते और नीचे 2 देखा, ऊपर कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, नीचे 2 दिखाई दिया, आंसर एक झटके में Q का मान आ गया 2। क्यों, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में। देखिए सवाल में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखिए 9/13 है, ठीक है। उसके बाद 17 क्या है 26 है। उसके बाद 28/29 है। उसके बाद 33/52 है। बोला है सबसे छोटा कौन है, तो इसका तरीका क्या है। तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखिए 28/29 ये सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। सबसे अंतर जो है, अंश और हर का अंतर सबसे कम जो होता है ना, सबसे कम अंतर जो होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आ जाइए, यहाँ 13 है नीचे, यहाँ 26 है नीचे, यहाँ 52 है। सबके नीचे 52 कर दीजिए। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 52 होगा, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। इस 13 को 52 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 36 बटा कितना बाबू, 52, 13 चौका 52। ये हो जाएगा 17 दूना 34/52 और यहाँ हो जाएगा 33/52। अब नीचे चूंकि सेम है, जब नीचे संख्या सेम रहती है ना तो ऊपर वाले देखकर पता कर लिया जाता है कि कौन सबसे छोटी है या कौन सबसे बड़ी है। तो देखिए 36, 34 और 33 में सबसे छोटा कौन है, 33 है। तो 33/52 आपके सवाल का आंसर हो गया। 33/52 आपके सवाल का आंसर हो गया। 33/52 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे और क्या तरीका रहेगा चटकाने का। देखिए सवाल में कहता है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए
पहले एक बात जान लीजिए, एन प्राकृतिक विषम, एन या ऐसे लिख सकते हैं एन विषम प्राकृतिक संख्या, एन विषम प्राकृतिक संख्या का योग अगर पूछता है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला एन एक्स वायर होता है। जो भी एन है ना उसका एक्स वायर कर देंगे। तो आपसे बोला है 50 विषम प्राकृतिक संख्या, तब 50 का एक्स वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और यही 2500 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इसी सवाल में कहता कि एन सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो याद रखते हैं एन इंटू एन प्लस वन। अच्छा कहता है एन प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, केवल प्राकृतिक संख्या, एन प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, बहुत शानदार। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, वो देखिए। सवाल सब एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको एग्जाम में बिल्कुल यही पैटर्न दिखने वाला है। देखिए बोला है कि एक संख्या का एक छठा 1 के 8वें से 10 अधिक है, 1 के 8वें से 10 अधिक है, तो संख्या का दो गुना क्या होगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, क्या कहता है। बोला है कि एक छठा जो है 1 8वें से 10 अधिक बोला है, 1 8वें से 10 अधिक बोला है। अब एक बात बताइए, जब भी कोई संख्या कोई दूसरे संख्या से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होती है। सबसे पहले आप एक ऐसी संख्या एज्यूम करिए जो 8 और 6 और 8 दोनों से कट जाए, तो वो संख्या हो जाएगा 24। उस संख्या हमने 24 लिया। अब देखिए 6 से 24 में भाग देंगे तो क्या होगा, 8 होगा, बहुत शानदार। अच्छा 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 8 त्रिका 24, 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 होगा, 6 चौका 24, यहाँ 4 होगा, माफी चाहेंगे। 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 होगा। अच्छा आपके हिसाब से जो 4 है वो 3 से कितना अधिक है, तो कहिएगा 1 यूनिट अधिक है। ये जो 4 है यहाँ बना देते हैं 4, ये काट देते हैं, 6 से 24 भाग देंगे तो 4 होगा। आपके हिसाब से जो 4 है 3 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। जबकि क्वेश्चन बोला है कि नहीं 10 अधिक है, क्वेश्चन में बोला है 10। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। सवाल बोला है कि संख्या बताइए, तो संख्या को हमने यहाँ 24 यूनिट माना है, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 24 यूनिट का वैल्यू होगा, 24 में 10 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि इसका 2 गुना बताइए, जो भी संख्या आपका आया है इसका 2 गुना बताइए, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूना 48 यानी 480 हो जाएगा। 24 दूना 48 यानी 480 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है और ये पैटर्न रहेगा, यकीन मानिए ये पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि कम से कम संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने पर शेष 3 को छोड़ देता है, लेकिन 9 से विभाजित होने पर शेष नहीं बचता है। देखिए आपको एक ऐसी संख्या निकालना है जिसमें अगर हम 5, 6, 7, 8 से अगर भाग दे दें तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है, ठीक है। लेकिन इसी संख्या में अगर हम 9 से भाग दे दें, इसी संख्या में अगर हम 9 से भाग दें तो शेषफल कुछ नहीं बचता है, यानी शेषफल 0 बचता है। अब एक बात बताइए, ट्रिक कितना शानदार है देखिएगा, इस ट्रिक को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए हम इस सवाल को बनाने के लिए हम 5, 6, 7, 8 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भाग देंगे कि 3 बचेगा, फिर 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, फिर 7 से भाग देंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको भूल जाइए। हम सीधे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसमें 9 से पूरा भाग लगता हो, वही उस सवाल का आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक झटके में। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं, पहला ऑप्शन 1683 है। क्या इसमें 9 से भाग लगेगा, तो देखिए
8 और 1 मिलकर 9, 9 से भाग लग जाएगा। 6 और 3 मिलकर 9, तो 9 से इसमें भाग लग जाएगा, पूरा पूरा लग जाएगा। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 23 12, देखिए 2 3 5 5 1 6 6 2 7, 7 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए 2 3 5 5 1 7 1 8, 8 में पूरा पूरा 9 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सी ऑप्शन देखिए 14 से 32, जोड़िए 1 और 4 5 5 3 8 8 2 10, क्या 10 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। डी ऑप्शन देखिए 998, सॉरी 798, 798, 9 में 9 से भाग नहीं लगेगा, कट गया। 9 में 9 से भाग लग गया, ये दिख रहा है, 9 से कट जाएगा। लेकिन 9 8 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 में 9 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब कि 5 6 7 8 से भी भाग दीजिएगा इसमें, तो शेषफल 3 बचेगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया और बड़े ही तगड़े तरीके से आपने इस सवाल को चटका दिया। बड़ा ही शानदार ट्रिक है और बड़े स्तर से आपने इस सवाल को चटका दिया। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि 3 ग्रह अपनी कक्षाओं में क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे सभी अपनी कक्षाओं में एक निश्चित समय पर अपेक्षाकृत समान स्थिति में कब आते हैं? देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ा शानदार ट्रिक है। मान लीजिए कि कोई एक है जो 200 चक्कर लगा रहा, 200 दिनों में एक बार चक्कर लगा रहा है, फिर दूसरा है जो 250 दिनों में एक चक्कर लगा रहा है, और तीसरा जो है वो 300 दिनों में एक बार चक्कर लगा रहा है सूर्य का। बोला है कि ऐसा ही चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसा कौन सा दिन आएगा, कितने दिनों के बाद ही फिर आकर तीनों एक ही जगह मिलेंगे? ऐसा कब आएगा, कितने दिनों के बाद से ऐसा एक वक्त आएगा जब तीनों फिर से एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे? तो उसका शानदार ट्रिक देखिए। शानदार ट्रिक ये है कि इन तीनों संख्याओं का 200, 250 और 300 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या ट्रिक है? तो एलसीएम निकालने का ट्रिक ये है कि आप देख सकते हैं कि सीधे हम क्या करें, ऑप्शन में जाएं और ऑप्शन में देखते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 200, 250 और 300 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए 3000, 3000 में तीनों से बारी बारी से भाग देंगे तो लग जाएगा भाग। बी ऑप्शन देखिए 2000, 2000 में 300 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये दोनों से तो लग जाएगा लेकिन 300 से नहीं लगेगा, इसमें नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए 1500, 1500 में 200 से भाग नहीं लगेगा, 200 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए 1200, 1200 में 200 से भाग लग जाएगा, ठीक है लग जाएगा, 300 से भी लग जाएगा, लेकिन 250 से पूरा पूरा 12 से भाग नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन 3000 है जिसमें 200, 250 और 300 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और एक ही झटके में आपने आंसर चटका दिया। एक ही झटके में आपने इस सवाल को चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। बहुत ही शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है ना। आगे देखिए, आप चाहते तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते थे बारी बारी से, तो भी हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई करना होता। देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है। सवाल को चटकाने का देखिए बेस्ट ट्रिक क्या है। बोला है कि यदि 15 कॉपी का क्रय मूल्य 20 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। 15 कॉपी का मतलब 15 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 15 कॉपी का क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, 15 इंटू सीपी बराबर है किसके, तो कहेगा 20 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 4 बार में, यानी सीपी हो गया 4। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा 4 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 4 में कोई वस्तु खरीद कर 3 में बेच रहे हैं, समझिएगा बात, गौर फरमाइएगा, बड़ा शानदार ट्रिक है। देखिए 4 में कोई वस्तु खरीद कर 3 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हुई,
तो कहेगा एक की हानि हुई। जाहिर सी बात है कि 4 रुपया में कोई चीज़ खरीद कर लाइएगा, आप 3 रुपया में बेचिएगा तो 1 रुपये की हानि ना होगी बाबू, 1 रुपये की हानि होगी। कितने पे? 4 पर। हमेशा हानि या लाभ निकालिएगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? 4 है, इंटू 100, तो 100 पर कितना होगा? 4 से काटिए, 100 में भाग दीजिए तो 25, यानी 25% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी? तो कहेगा कि 25% की हानि होगी, और यही आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इस सवाल का बहुत ही तगड़ा आंसर आपने दे दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। क्या कहता है सवाल में? कहा है कि यदि ए और बी, समझिए बात, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए माइनस बी पूर्ण संख्या होगी। देखिए ए और बी के बारे में क्या बता दिया है कि ये पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या होती कौन है? तो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ऐसे डॉट डॉट अनगिनत तक, ठीक है। सवाल में बोला है कि ए माइनस बी पूर्ण संख्या होगी, यह भी पूर्ण संख्या होगी बोल दिया है यदि ए लेस देन बी हो, ये ए ऑप्शन बोला है। बी ऑप्शन में बोला है ए ग्रेटर देन बी हो। सी ऑप्शन में बोला है ए बराबर बी हो, और डी ऑप्शन में दिया है कि बी एंड सी दोनों ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों होगा। अब देखिए बोथ बोल दिया है, बोथ। अब एक बात बताइए, पूर्ण संख्या आपको मालूम है कि 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3। इसमें a माइनस बी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 0, 1, 2, 3 ऐसे आना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम a का वैल्यू 3 मान लेते हैं और b का वैल्यू 1 मान लेते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 और 1 ही क्यों माने? तो हम मान लीजिए कि a का मान हम बड़ा रखेंगे तब b का मान छोटा रखेंगे, तभी तो घटाने के बाद से आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कि नहीं? जरा सोचिए, अगर हम ए का मान छोटा कर देते और बी का मान बड़ा कर देते हैं, जैसे 2 माइनस 3, तो ये माइनस में आता, तो क्या -1 पूर्ण संख्या होती है? देखिए ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम छोटा ए का वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ए का वैल्यू बड़ा रखेंगे, तभी तो घटाने के बाद से हमको पूर्ण संख्या मिलेगी। सीधी सी बात है। अब आ जाइए, तो ये समझ गए बात। अब यहाँ आ जाइए, ए का मान मान लीजिए हमने 3 रखा, अब बी का मान हमने मान लिया 1 रखा, और लेस देन है, तो देखिए ना 3 जो है 1 से छोटा है क्या? तो कहेगा बिल्कुल छोटा नहीं है, ये बड़ा ना है, 3 बड़ा है, जबकि यहाँ दिखा रहा है कि छोटा है, तो ये गलत बात है। 3 बड़ा है 1 से, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है तो 1 बड़ा है 3 से, क्योंकि हमने ए का मान 3 रखा है, बी का मान 1 रखा है। और क्यों रखा है अभी आपको हमने बता दिया यहाँ। अच्छा, यहाँ ये ए का मान कितना रखा है? 3 रखा है, बी का मान 1 रखा है, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, ये बात सही है। 3 बड़ा 1 से दिख रहा है और है भी, तो ये बात सही है। अच्छा, ए बराबर बी, ए बराबर बी, आप ए बराबर बी रखेंगे तो ए बराबर बी का मतलब मान लीजिए कि हम 0 रख दिए। क्या रख दिए? 0। और यहाँ बी का मान भी 0 रख दिए, तो ये दोनों बराबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। या अगर मान लीजिए कि हम अगर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी का मान लेकिन बराबर रखना है, ए और बी का मान रखना है लेकिन बराबर रखना है, कुछ भी रखिए। तो हम 2 रख देते हैं, फिर 2 रख देते हैं, ये बराबर है ना? बिल्कुल है। जैसे हम 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, दोनों बराबर है ना? है। जैसे हम 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, दोनों बराबर है ना? और ये दोनों 3 इसमें दिख रहा है, दोनों 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है, तब बी और सी बोथ हो जाएगा, यानी डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, बोथ बी एंड सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। यहाँ आ जाइए, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। समझिए बात, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में 105 संतरे दूसरी टोकरी में ले जाए तो दोनों टोकरियों में संतरे की संख्या बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरे की संख्या बताइए। अब देखिए,
जरा सोचिए, यहाँ पर पहली टोकरी हम बना देते हैं, पहली टोकरी हमने बना दिया, यहाँ पर पहली टोकरी और यहाँ पर दूसरी टोकरी, ये फर्स्ट टोकरी है, ये सेकंड टोकरी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर समझिए पहली टोकरी का 1/5 दूसरी टोकरी में ले जाते हैं तो टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। अब एक बात बताइए, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो हम टोटल को हमने 5 मान लिया, टोटल को कितना मान लिया, 5 मान लिया, ठीक है, 5 मान लिया। अगर हम 5 इसमें रखते हैं, समझिए बात, अगर हम फर्स्ट टोकरी में 5 को रखते हैं, कितना रखते हैं, 5 को रखते हैं, तो सेकंड टोकरी में ले जाएंगे तो क्या इसमें से एक, अगर इसमें से 5 का, देखिए 5 का 1/5 हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। अरे 5 का 1/5 हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। अगर हम इसमें 1 ले जाएंगे, अगर इसमें से 1 इसमें ले जाएं तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा अंक रखें, खुद रखिए, 3 रखेंगे। क्यों 3 मैंने रखा, हमने 3 क्यों रखा कि जरा सोचिए कि इस 5 में से 1 इसमें ले जाएंगे, 1 बढ़ा देंगे तो इसमें से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी इसमें 1 आया तो 1 जोड़ देंगे 3 में तो ये भी 4 हो गया। तो देखिए बराबर हो जा रहा है, तो कहेगा बिल्कुल हो जा रहा है बराबर। इसका मतलब कि पहले टोकरी में 5 हो गया, दूसरी टोकरी में 3 हो गया, ठीक। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना यूनिट है, तो कहेगा 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट है। आपके हिसाब से 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि दोनों टोकरियों में 640 संतरे हैं, दोनों टोकरियों में मिलाकर 640 संतरे हैं, जबकि आपके हिसाब से 8 यूनिट है दोनों को मिलाकर। काटिए एक बार में, 8 × 64 80 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। तब बोला है कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या, तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 8 × 5 = 40, यानी 400। पहली टोकरी में कितने संतरे हैं, 400 है। पहले टोकरी में कितने संतरे हैं, तो कहेगा कि 400 है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, बड़ा ही शानदार ट्रिक है। अच्छा, कहता कि दूसरी टोकरी में कितने संतरे हैं, तो हम क्या करते हैं, 3 यूनिट का वैल्यू निकालते। 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 3 यूनिट का वैल्यू 8 × 24 240 हो जाता। दूसरी टोकरी में कितने संतरे होते हैं, 240 होता। समझ गए ना। तो ये सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है कि एक आदमी और उसके 2 जुड़वा बेटों का औसत 30 बरस है। पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो पिता की आयु क्या है। शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक फादर हैं और 2 सन हैं, S1 और S2, 2 सन हैं, 2 बेटे हैं। और फादर और सन का, यानी पिता और पुत्र का, पिताजी का 5 यूनिट है और बेटे का 2 यूनिट है। पिताजी का 5 यूनिट है और बेटे का 2 यूनिट है। तो एक बात बताइए, चूंकि ये दोनों जुड़वे हैं, दोनों बेटे क्या हैं, जुड़वे हैं, तो जितना यूनिट S1 का होगा उतना ही यूनिट S2 का होगा। तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि जुड़वे में दोनों बराबर होते हैं ना बाबू। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, ये तीनों संख्याओं का आपके हिसाब से एवरेज कितना होगा। ये तीनों संख्याओं का आपके हिसाब से एवरेज कितना होगा। तो एवरेज कैसे निकलता है, 3 व्यक्ति है ना, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग। 3 व्यक्ति है ना, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग। तो देखिए 2 और 2 मिलकर 4, 4 और 5 मिलकर 9, 5 2 7 7 2 9 यूनिट। ये हो गया योग। आप 3 से भाग देंगे औसत निकालने के लिए, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। 3 से भाग देंगे 9 में, तो कितना हो गया, 3 यूनिट। तो आपके हिसाब से एवरेज कितना आ गया, 3 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज दिया है तीनों का 30 बरस। आपके हिसाब से 3 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 30 बरस। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दहिया 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। सवाल में बोला है कि पिता की आयु बताइए। तो पिता का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, यानी पिताजी 50 साल के हैं। पिताजी कितने साल के हैं, 50 साल के हैं। पिताजी कितने साल के हैं बाबू, तो कहेगा कि 50 साल के हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा आपके सवाल का आंसर करेक्ट। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये सब कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि 7 वर्षों में ही धन 3 गुना हो जाता है। यदि ब्याज सालाना वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितने वर्षों में यह अपने आप में 9 गुना हो जाता है। देखिए शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कोई धन 1 है तो 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर से 9 गुना हो जाता है, फिर से 9 गुना हो जाता है, तब फिर से 7 वर्षों में। समझिएगा बात। कोई धन 1 से 3 गुना हो गया 7 वर्षों में, फिर से 1 से 9 गुना हो गया 7 वर्षों में। तो 7 बरस और 7 बरस मिलकर कितना हुआ? तो कहेगा कि 14 बरस हो गया। कितना बरस हो गया? 14 बरस। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 14 बरस। ऑप्शन सी हो गया। कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। एक झटके में आपने चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। बहुत शानदार ट्रिक है और बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है। देखिएगा सवाल में क्या कहता है। कहता है कि 2 संख्याओं का योग 40 है। 2 संख्या ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, और दोनों का योग कितना है? 40 है। ठीक है, अच्छा उनका उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की बात बोल रहा है यहाँ पर। प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी यानी गुणनफल। उनका उत्पाद बोला है ना, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का गुणनफल। कितना दिया है? 375। ठीक है, उनके पारस्परिक का योग बताइए। पारस्परिक योग का मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। पारस्परिक का योग का मतलब क्या हुआ है? बोला है कि 1/a + 1/b का वैल्यू बता दीजिए, ये पूछ लिया है आपसे। यहाँ पारस्परिक का योग का मतलब क्या हुआ कि व्युत्क्रम का योग पूछ दिया है, और व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि 1/a + 1/b। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको क्रॉस गुणा करके जोड़िए। तो a में 1 से गुणा करेंगे तो a, बीच में प्लस है तो प्लस, b में 1 से गुणा करेंगे तो b, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a × b। ये आ गया वैल्यू। अब देखिए a + b ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू है कितना? तो कहेगा कि 40 है। बहुत शानदार। अच्छा a × b, इसका वैल्यू है कितना? देखिए तो कहेगा कि 375 है। 5 से काटिए 8 बार में, और 5 से काटिए 5 7 35 और 50 25, यानी आ गया आपका आंसर 8/75। 8/75 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8/75 यानी ऑप्शन सी हो, सॉरी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में चटका दिया। बड़ा ही शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक पहिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? तो कहेगा कि 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगी? कितने चक्कर लगाएगी? तो सबसे पहले क्या करिए कि एक चक्कर अगर लगाता है, एक चक्कर का मतलब हुआ कि परिधि की बात हो रही है। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? परिधि। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी आप लिख सकते हैं 2, और पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब लिख सकते हैं 21 यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा कितना मीटर जाना है? कितना मीटर जाना है आपको? तो कहेगा कि 924 मीटर जाना है। 924 मीटर जाना है। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। 21 यहाँ पर बोला था, त्रिज्या सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और इसके एक चक्कर से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। उसके टोटल डिस्टेंस में एक चक्कर से भाग दीजिए। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ है कि इसकी परिधि की बात हो रही। तो परिधि आया कितना है? तो आया है 2 × 22 × 7 और इंटू है 21। 7 से काटेंगे 3 बार में कट गया। 11 से काटेंगे 11 दूना 22, और 11 8 88 हो गया, और 11 चौका 44 हो गया।
अच्छा 2 दूना 4 यहाँ है तो 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4। अच्छा 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 7 यहाँ 100 यहाँ मिलकर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, यानी 700 चक्कर लगाएगा। 924 मीटर की यात्रा करने में 700 चक्कर लगाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे इसको देखिए। सवाल बहुत आसान है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक कोण जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम है। देखिए यहाँ एक लाइन अगर खींचते हैं ना बाबू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन खींचे हैं ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपसे बोला है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, यानी आप अगर पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बोला कि 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम, यानी ये कहना चाहता है, मान लीजिए कि यह कोण कहना चाहता है कि यहाँ पर 180 डिग्री से ये अधिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री से अधिक है, सीधा 180 डिग्री होता है तो अधिक हमने ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। तो इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण का क्या नाम रहेगा? तो रिफ्लेक्स एंगल। क्या रहेगा नाम इसका? रिफ्लेक्स एंगल नाम है। क्या नाम है? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, अगर कहे कि न्यून कोण बताइए तो एक बात बताइए, इसको कहते हैं सम कोण। जो परपेंडिकुलर होता है ना पूरा का पूरा, इसको कहते हैं सम कोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है। अगर 90 डिग्री से कम हो जाए, अब देखिए ये 90 डिग्री से कम है, ये इधर झुक गया ना, इस साइड जाकर झुक गया ना, तो ये 90 डिग्री से कम हो गया, तो इसको कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? इसको न्यून कोण कहेंगे। लेकिन यही अगर 90 डिग्री से अधिक हो, यह लाइन इधर चला जाए, माने यह इधर चला जाएगा, तो इस कोण को क्या कहेंगे? तो इसका नाम रहेगा अधिक कोण। क्या नाम रहेगा? तो कहेगा कि अधिक कोण नाम रहेगा। ठीक है, और आसन कोण होता है 180 डिग्री। आसन कोण होता है 180 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कहते हैं क्या बाबू? रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन हो जाएगा डी, जो 180 डिग्री से ज़्यादा रहे और 360 डिग्री से कम रहे, उस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए बोला है कि 80 रुपया पर केजी की चीनी और 96 रुपया पर केजी की चीनी को किस अनुपात में एक साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 108 रुपया पर केजी पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। देखिए एक चीनी है जो 80 रुपया पर केजी है, 80 रुपया पर केजी है, 80 रुपया पर केजी है। एक दूसरा चीनी है जो 96 रुपया पर केजी है, 96 रुपया पर केजी है। ठीक है, यानी ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस। इस रेट पर आप खरीद रहे हैं, मतलब 1 केजी चीनी 80 रुपया में खरीद रहे हैं और 1 केजी चीनी आप 96 रुपया में खरीद रहे हैं। आगे बोला है एक बात कि 108 रुपया पर केजी पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी 20% का लाभ का मतलब 120% की बात बोला है। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 120% की बात हो रही है और यही 120% का वैल्यू दिया है 108। चूंकि यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, तो यहाँ भी हम सीपीए रखेंगे। चूंकि यहाँ पर लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन एक मेथड होता है जिसके माध्यम से सवाल को चटकाया जाता है। तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 12 से काटेंगे, तो 12 से काटेंगे एक बार में, 12 दही 120 और 12 से काटेंगे 12 9 108, यानी 10% का वैल्यू 9, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 90 हो गया। और यही 100% कॉस्ट प्राइस होता है, यही 100% क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 90 रुपया, यानी 90 रुपया पर केजी के हिसाब से यहाँ पर सीपी आ गया। अब हम लगाएंगे एलिगेशन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, माने क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। क्रॉस डिफरेंस निकाल के और तब हम अनुपात निकालेंगे, तो एक झटके में हो जाएगा। क्रॉस डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि बड़ा में से छोटा घटेगा। 96 में से 90 घटाइए तो 6 हो गया। ठीक है, अच्छा 90 में से 80 घटाइए
तो 10 हो गया। ठीक है, क्रॉस डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना है। अब देखिए 2 से 2 3 6 और 2 5 10 यानी 3:5 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 3:5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये सवाल बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही शानदार तरीका है सवाल को चटकाने का। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से आप आज के पूरा सवाल समझ में आ गई होगी आपको। तो बस आज यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की समाप्ति यहीं पर होती है। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग। चैनल पर पहली बार जितने लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देंगे लोग, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।